the course outline, we saw what this course has to offer, what we are going to do, what new are we going to talk about in this course. ठीक है, तो आज जो है वो obviously हम कोशिश करते हैं कि ज़रा चीज़ें एक तो रिकॉल कर लें जो चीज़ें हम कर चुके हैं. ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कोर्स पहले नहीं लिया था मेरे साथ यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये डोमेन एक ही है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की डोमेन है. तो अगेन द मोर knowledge, previous knowledge you have of the domain, the easier it is for you to understand. ठीक है, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जी इट इज एन MS लेवल कोर्स, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक इन द क्लास. ठीक है, I expect you to come to the class prepared and after having read the chapters and about the topics that we have already discussed in the course outline. ठीक है, and ask questions and come up with research papers and come up with ideas that you can implement and you can experiment with. ठीक है, तो बहरहाल क्योंकि आज हमारी ये समझ लें कि इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, और जरा सा हम रिकैप करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था अब तक. ठीक है, दिस इज यूजेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम्स. हमने पहले यूजेबिलिटी की बात की थी. यूजेबिलिटी किसी को अगर याद है कि क्या है होती है यूजेबिलिटी, तो वो जरा सा एक्सप्लेन कर दे. व्हाट इज यूजेबिलिटी? सर जो भी हाँ बोलो बोलो, ये कौन बोला था? जी सर. हाँ बोलिए. सर जो भी हम अपने सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं उनकी यूजेबिलिटी के हवाले से डिजाइन जो है वो इतना चाहिए, मतलब जो फटीग्स या जो सारी चीजें हैं. ठीक है, और कोई मतलब यूजेबिलिटी? मैं तुम कुछ कह रहे थे? एबिलिटी टू यूज द सिस्टम. एबिलिटी टू यूज द सिस्टम. ठीक है, यूज एज इट सेज. और अब तुमने सही कहा बिलाल, फटीग कम से कम होनी चाहिए. यूजर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली एक एलिमेंट है इसका, which obviously is much better when the usability of the system improves. ठीक है, एक चीज है उसको इस्तेमाल करना आसान है. अच्छा, द बेस्ट, हमने कई बहुत सारी बातें की हैं ऑब्वियसली, मैं सब तो अब हम नहीं रिपीट कर सकते, बट अगेन हमने ये बात की है, द बेस्ट सिस्टम इज दैट यू यूज दैट सिस्टम एंड यू डोंट इवन नो दैट यू हैव यूज्ड दैट सिस्टम. ठीक है, हमने, आपको याद होगा, डॉन नॉर्मन की एक एग्जांपल डिस्कस की थी क्लास में, और डॉन नॉर्मन जो है वो ये, जी क्या कह रहे हैं? डॉन उसके वॉन न्यूमैन की जो हमने एग्जांपल नहीं, वॉन न्यूमन नहीं है भाई, वॉन न्यूमन नहीं है, ये वॉन न्यूमन की मशीन नहीं है यहाँ पे. ठीक है, डॉन नॉर्मन की बात हो रही है. नॉर्मन डोर्स जो डिस्कस किया था, डोर वाली मिसाल सर. जी, नॉर्मन डोर जो डिस्कस किया था. बिल्कुल शिराज, बिल्कुल नबील जी, बिल्कुल, जो दरवाजे खोलते बंद करते हैं, और जो दरवाजे खोलते बंद करते हैं, और उसके बाद जो है वो किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी इंटरफेस में, किसी भी इंटरैक्टिव सिस्टम में डिस्कवरेबिलिटी क्या होती है, डूएबिलिटी क्या होती है, ऑब्वियसली ये सारी चीजें मिलके यूजेबिलिटी बनती है, यानी एबिलिटी टू यूज अ सिस्टम, ability of a system to be used as well. ठीक है, एक सिस्टम के अंदर भी बिल्ट इन कैपेसिटी, एक बिल्ट इन कैपेबिलिटी होती है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए. कोई भी सिस्टम आप डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक यूजेबिलिटी होती है. ये जो माइक आप मैंने भी पहना हुआ है, आप सब लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें जो ये माइक है, ये माइक मेरे मुंह के करीब क्यों है, ये माइक यहाँ पे क्यों नहीं बना हुआ? ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो हुमैद को अपनी दाढ़ी में क्लिप करना पड़ रहा है माइक, ये क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि ये चाहता है कि भाई ये एक आवाज ठीक तरह से जाए. हालांकि वैसे भी आवाज ठीक तरह से आएगी, लेकिन ये कि ये भी एक यूजर जो होता है ना, वो हमेशा कोई ना कोई एक नया तरीका ढूंढ लेता है. हालांकि ये क्लिप दाढ़ी में क्लिप करने के लिए नहीं बनाया गया. ये क्लिप बनाया कहाँ गया है क्लिप करने के लिए? क्या आप अपने कॉलर में या अपने इसमें बटन होते हैं यहाँ क्लिप कर लें, लेकिन हम तो यूजर, तो फिर यूजर होता है, यूजर विल फाइंड अ वे. क्या मैं 3 महीने से यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे होगा तो सही आवाज जाएगी. नीचे करो, आवाज बोलो. हाँ बोलो. अब नहीं आएगी, अब प्रॉपर आवाज नहीं आएगी आपको. बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है तुम्हारी. ठीक है, अच्छा, बहरहाल मैं वैसे ही एक बात कह रहा हूँ कि यूजर जो है ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिस्टम को ऑल्टर कर लेता है. तुमने यही किया है कि तुमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से तुमने सिस्टम को ऑल्टर कर लिया टू फिट योर नीड्स और टू फिट योर व्हाट यू थिंक इज गुड.
ठीक है, तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं यूजेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम्स की, एंड दैट इज व्हाट हम बात ये कर रहे हैं कि बेसिकली इंट्रोड्यूस कर लें जरा से उन कॉन्सेप्ट से जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। ये बेसिकली ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, ऑब्वियसली इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में साइकोलॉजी भी शामिल है, इसमें कंप्यूटर साइंस तो है ही, इसमें इंस्ट्रक्शनल एंड ग्राफिक डिजाइनर्स भी शामिल हैं, वो जो कि आपके लिए इंस्ट्रक्शन सेट्स बनाते हैं यूजिंग ग्राफिक डिजाइन। आजकल आप अपनी जो मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उन पे भी आप देखते हैं ना कि एक कवर बनता है और उसके थ्रू आपको इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं कि किस तरह से उस चीज़ों को इस्तेमाल करना है। देयर आर टेक्निकल राइटर्स इन्वॉल्व, दैट मींस के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर फॉर अ डिजाइन टू बी यूजेबल। ठीक है, उसमें लिखा हुआ ठीक तरह से हो, उसमें जो मैसेजेस डिलीवर किए जाने हैं वो ठीक तरह से डिलीवर किए जाएं। Human factors and ergonomics experts, they are very very important. Human factors का मतलब यह है कि psychology और human factor engineering, human factor engineering as in why individuals would choose to adopt such and such system. Ergonomic experts, ergonomics is the is the art of physical design of the system. Just like again the Norman door, the physical design of a handle would help you use that system in a much better way. ठीक है, तो ergonomics is the physical design of the system. Anthropologist and sociologist, anthropology as in again how would people behave in groups, how would social groups, how would peer groups respond to the changing requirement of using that particular system. Sociology, how society would act, हमने पहले भी बात की थी कि जी peer groups they are very very important और उनको किस तरह से, तो this is again the interdisciplinary science of human computer interaction where GUI design and usability are again involves these many fields. What are the ramifications? Obviously there are several success stories. वो interfaces जिन्होंने वो usable interfaces जिनके GUI designs जो थे वो लोगों ने एक्सेप्ट किए, उन्होंने क्योंकि यूजर्स को पहले स्टडी किया और उसके बाद वो डिजाइन्स बनाए। तो अगेन वो सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, अमेज़न, गूगल, these are all success stories. Even so much so that Microsoft initially they copied Linux's design, क्योंकि Linux is Windows design, Apple Mac's Windows design, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम which previously people used to use using a console based interface, उन्होंने विंडो बेस्ड इंटरफेस रिसर्च करने के बाद कि जी दिस इज हाउ पीपल वुड interact with that system लेके आए, तो it instantly became a success. ठीक है, obviously there are competitions, Firefox versus Chrome versus Internet Explorer. Each and every day people these people are coming up with newer updates so that they can better their software and users can start using their software as well. और इनमें बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं अब वो सिर्फ इंटरफेस लेवल चेंजेस होते हैं। हमने शायद क्रोम के हवाले से एक एग्जांपल डिस्कस की थी जब हम बॉर्डर एरियाज की बात कर रहे थे कि स्क्रीन बॉर्डर एरियाज जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर फिर से कर लेंगे ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी रैमिफिकेशंस, मर्जर्स होते हैं, AOL टाइम वार्नर का मर्जर हुआ, कॉर्पोरेट टेक ओवर्स हैं, लोटस नोट्स जो था वो IBM ने टेक ओवर किया, उसमें ऑब्वियसली पूरे लोटस नोट्स IBM के सॉफ्टवेयर्स के साथ होमोजेनाइज करना था। हमने ग्लोबल पैरामीटर्स की बात की थी कि जी ग्लोबल हम डिजाइन जो होते हैं वो सेम रखते हैं, फिर लोकल डिजाइन जो होते हैं उनको भी सिमिलर रखा जाता है, सो दैट जो अंडरस्टैंड, यानी जिस भी आप एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट की देख लें आपको टॉप राइट कॉर्नर पे एक क्रॉस, एक डब्बा और एक माइनस नजर आएगा, एंड एवरी बटन, एवरी आइकॉन विल हैव द सेम फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये क्या चीज कहलाती है, किसी को याद है? सर डिजाइन कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली, ग्लोबल कंसिस्टेंसी। डिजाइन कंसिस्टेंसी तो है बट दिस इज ग्लोबल कंसिस्टेंसी कि कोई भी एप्लीकेशन हो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म यू विल फाइंड दीज 3 बटन्स, ठीक है, ऑन दैट सेम पोजीशन। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल कंसिस्टेंसी। एक लोकल कंसिस्टेंसी भी होती है जो कि एक ही सॉफ्टवेयर में अगर आप डिफरेंट विंडोज खोल रहे हैं तो उनमें एक ही चीज हो बिल्कुल। ठीक है, तो ऑब्वियसली we talked about that as well. Individual user level, there are routine processes, for example applications के UI के बारे में बात कर रहे हैं या तो सॉरी बट रिव्यू जोर से बोलो। एप्लीकेशंस के जो UI होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं या एक मतलब किसी हार्डवेयर इंटरफेस के मुझे उसमें इंक्लूजन है। भाई किसी को इसकी बात समझ में आई हो तो रिपीट कर दे।
सर नहीं आई है अभी तक। आवाज कट रही है इनकी। हमारी आवाज कट रही है नबील। सर मैं सर तुम अच्छा, वीडियो मैं बंद ये करके बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ये कर जो लो। भी हम लोग सारी बात वीडियो बंद करके क्वेश्चन कर लो सर ताकि मैं तुम। ये हाँ ओके ओके सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी हम लोग जो ये बात कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं या ओवरऑल किसी भी अपना हार्डवेयर बेस्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? मतलब ये कि एप्लीकेशंस जो होती है सिर्फ एक यूआई की हम लोग भी बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने नाम लिया एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट का, अपना गूगल का, तो इनकी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। और मैं जब इसको मैं स्कोप इसका जो मैं एक्सेप्ट कर रहा था वो ये था कि हम लोग ओवरऑल किसी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि फोन डिजाइन होता है, यूआई होता है, उसकी एक अलग चीज होती है, तो उसको जो एप्लीकेशन जो काम कर रही है इन शॉर्ट क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर जो सर्विसेज होती है सब मिलाकर एक यूजर एक्सपीरियंस बिल्ड बेसिकली कर रही होती हैं। तो हम लोग सिर्फ उसकी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन जो सिंपल से यूआई आ रहा होता है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं? चलो वीडियो खोलो ताकि मैं तुम्हें जवाब सुनते हुए देखूं। ठीक है, अच्छा तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं ऑब्वियसली हम ये बात कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी हमने किया, पहले भी किया है। एक बात समझ लो, देखो यूजेबिलिटी जो है ना, यूजेबिलिटी इज नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर। यूजेबिलिटी जो है वो हार्डवेयर भी होती है। आपने बड़ा अच्छा सिस्टम बना, अब बड़े गौर से सुनना, आपने बड़ा जबरदस्त सिस्टम बना दिया। आप अपने फोन पे, आप मतलब आपके पास लेट से आपके पास 2 साल पुराना फोन है, एंड्रॉइड बेस्ड फोन है, आप उस पे, और उस पे है एंड्रॉइड 6 है उस पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एंड्रॉइड 10 आ गया, 11 आ गया, तो क्या आप अपने उस पुराने फोन पे एंड्रॉइड 10 अगर इंस्टॉल कर लें किसी तरह से, तो क्या आपको यूजर एक्सपीरियंस वही मिलेगा जो कि एक नए हार्डवेयर सेट पे मिल सकता है? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हालांकि भाई हम ये कहेंगे कि जी एंड्रॉइड 10 तो एक बड़ा जबरदस्त यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, वो तो सारी चीजें उसने और बेहतर की हैं, इंप्रूव किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन आप वो यूजर एक्सपीरियंस, वो यूजेबिलिटी एंजॉय नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि यूजेबिलिटी गोज बियॉन्ड द इंटरफेस, ठीक है। अब जब हार्डवेयर आपके पास सपोर्टिंग होगा, अच्छा अब ये सिर्फ हार्डवेयर की बात है। इसी तरह से जब आप किसी डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन में ये जरूरी है कि आपने इंटरफेस बहुत अच्छा बना लिया, बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स क्वेरी की कोई और वो डेटा आपका फेच करके लाने में ही सारा टाइम लगा दिया गया, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा तो नहीं होगा ना, ठीक है। हमने कई दफा ये बात की है कि व्हाई डू वी प्रेफर गूगल? We prefer Google because Google not only gives us a good interface, a good information visualization, but also it gives us quicker results, ठीक है। तो इसीलिए efficiency of the system is also part of usability। अच्छा ये usability की बात थी, ठीक है। क्या कहा मैंने कि usability goes beyond just the interface। क्लियर है ये बात? ठीक है सर, सब बता दो ना, क्लियर है? जी सर। हमने पहले कोर्स में यूजेबिलिटी की बात कर ली। दिस कोर्स इज टुवर्ड्स GUI डिजाइन। जो डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, एक फ्रंट एंड है, एक पूरा बैक एंड है, ठीक है। हमने पहले पूरी बात कर ली कि जी सिस्टम जो है ना, हर चीज इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है, फला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक एलिमेंट की, GUI डिजाइन के कौन से एलिमेंट है जो कि हमें एक बेहतर यूजर इंटरफेस बनाने में, एक यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने में हेल्प करेंगे, नोइंग कि सिर्फ GUI डिजाइन नहीं होता यूजर एक्सपीरियंस में। मेरी एग्जांपल से समझ में आई थी बात ना? एक पुराने लैपटॉप पे विंडोज 10 इंस्टॉल कर दो, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा? नहीं सर। नहीं मिलेगा ना। नहीं बट सर सर जी खुर्रम कुछ कह रहे हैं भाई, एक सब खामोश हो जाएं। इसमें एक एडिशन ये करना चाहूंगा कि आपके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया उसका आंसर, लेकिन एक चीज ये है कि अभी हम पढ़ रहे हैं GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लाइक आइकन्स हो गए, हाउ टू इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर। बट एक्चुअल में जो हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, कि कितनी फास्ट प्रोसेसिंग है, जैसे आपने डेटाबेस की एग्जांपल दी, गूगल के सर्च इंजन के एल्गोरिथम कितनी जल्दी डिस्प्ले करते हैं डेटा, तो ये परफॉर्मेंस आ जाती है, तो ये भी GUI में ही आएगी।
या फिर ये क्या कहते हैं वो यूजिबिलिटी होगी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जीयूआई सब कुछ उसी का पार्ट? अच्छा खुरम, तुम अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम रहा पिछले कोर्स में, तुम क्लासेस नहीं ले पाए, अगर तुमने ली होती ना तो तुम ये सवाल जो है वो पहले ही कर चुके होते। लेकिन मैं फिर भी इसलिए ताकि सबको पता चल जाए रिपीट कर देता हूँ ये सारी चीजें। यही मैंने बिल्कुल बात की है कि देखो परफॉर्मेंस जो है ना वो एक अलग पैरामीटर है, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी होती है एबिलिटी टू यूज अ स्पेसिफिक सिस्टम, एंड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ various parameters, various attributes when they are combined. ठीक है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती, बेसिकली एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम होती है या इफेक्टिविटी ऑफ द सिस्टम होती है। ये दो पैरामीटर्स हैं मेजर, जिसको मिला के हम किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और हैं। ठीक है, तो हम जब यूजेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो वी आर ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन द हार्डवेयर डिजाइन, वी आर इंटरेस्टेड इन द डेटाबेस डिजाइन, वी आर इंटरेस्टेड इन द क्वेरी डिजाइन, वी आर इंटरेस्टेड इन द इंटरफेस डिजाइन। वो यूजेबिलिटी की बात थी, वो पुरानी बात थी। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं जीयूआई डिजाइन में ग्राफिकल यूजर इंटरएक्शन की। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू नाउ इंटरफेस, ये भी बात याद रखिए, हमने पिछली क्लास में की थी। इट इज नाउ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंटरएक्शन। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि एक जी इंटरफेस है एंड आई एम उस पे फिंगर से या माउस से या कीबोर्ड से मैं इनपुट दे रहा हूँ। इंटरैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ ना तो ये क्या है, ये इंटरैक्शन नहीं है। अगर आप लोग भी बात कर रहे हैं, ये होता है ना इंटरैक्शन। इंटरैक्शन किसे कहते हैं? दो एंटिटीज जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, ये होता है ना इंटरैक्शन। एक आदमी बात करता रहे और दूसरा सुनता रहे, सिर्फ ये इंटरैक्शन है क्या? इंटरैक्शन तो नहीं है ना। We are talking about graphical user interaction where the system is also giving us feedback and we are trying to understand that feedback and communicate with the system. Interaction is about communication. User interface is about communication. एक किताब है जिसका मैंने लास्ट क्लास में भी रेफरेंस दिया था, UI is communication. ठीक है, तो जो एलिमेंट्स, जो एट्रीब्यूट्स, जो प्रिंसिपल्स हम कम्युनिकेशन डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं ना, वो एट्रीब्यूट्स हम यूआई डिजाइन में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स द क्वेश्चन। सर वो इसकी बैचलर की जो बुक है HCI की ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, उसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी। आई थिंक वो वॉशिंग मशीन बनी हुई थी और उसके बटन्स के दरमियान कितना डिफरेंस होना चाहिए और वो कितनी इंटरैक्टिव होनी चाहिए कि यूजर को समझ में आ जाए स्टार्ट यहाँ से होगा, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, और उसकी एग्जांपल खैर अब हम वहां पे नहीं जाते, लेकिन ये कि उसकी एग्जाम, हमने तो मेडिकल इमेजिंग की भी एग्जांपल ले ली थी ना, हमने तो मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी एग्जांपल्स ली थी कि उसकी वजह से किस तरह से जो लोग थे उनकी डेथ्स हो गई थी। ठीक है, जो मशीनरी थी, मेडिकल इक्विपमेंट जो था, उसके सिर्फ डिजाइन की वजह से, हाँ उसके डिजाइन की वजह से, जो रेडिएशन थेरेपी मशीन्स थी उसमें नॉब्स के डिजाइन की वजह से अगर रेडिएशन 5 सेकंड या 3 सेकंड ज्यादा किसी को मिल गई तो उस पे उसकी जो हेल्थ रेमिफिकेशंस थी वो कितनी ज्यादा थी। ठीक है, तो सर ये यूजर एक्सपीरियंस जो है वो यूजर के ऊपर बेस भी कर रहा होता है। जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि 98 अगर विंडोज पे अगर हम लोग दो मतलब एक्सपी वाले सॉफ्टवेयर हम लोग अगर रन करेंगे तो वो वाला इसका आउटपुट नहीं आ पाएगा। बट ये है कि जो 98 पे जो विंडोज पे जो था यूजर, बेसिकली जो ओल्ड यूजर है, उसके एतबार से 98 का जो यूआई है वो उसको अच्छा लगता है, वो उसमें कंफर्टेबल फील करता है। जबकि अगर मैं यूज करूंगा वही यूआई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यूजर टू यूजर एज वेल, मेरे ख्याल से। क्या ये सही है या ये नहीं? ये बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए तुमने देखा होगा कि हमने जब सबसे पहले बात की ना तो दो जगह मैंने बात की, साइकोलॉजिस्ट्स में, ठीक है, और ह्यूमन फैक्टर्स में। मैंने ये कहा कि जी द यूजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस इंटायर डोमेन। हमें यूजर को समझना जरूरी होता है, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे होते हैं ना, वो हम यूजर के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं। हम अपनी आंखों की ठंडक के लिए नहीं डिजाइन कर रहे होते, बीइंग डिजाइनर्स या बीइंग इंटरफेस एक्सपर्ट्स, बीइंग यूजेबिलिटी इंजीनियर्स। हम इसलिए डिजाइन कर रहे होते हैं सो दैट यूजर कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड यूजर कैन हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस।
ठीक है, तो it is always the design, the usability aspect, it is always user centered. बल्कि एक टर्म भी है, एक पूरी डोमेन है जो कि इस्तेमाल की जाती है UCD की, बहुत सारी किताबें हैं इस पे, यूजर सेंटर्ड डिजाइन। ठीक है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यूजर से बहुत फर्क पड़ता है और हर यूजर का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है एक ही सिस्टम को इस्तेमाल करने का, और हर यूजर अलग तरह से उस सिस्टम को लेता है। दो भाई होते हैं, एक ही घर में जुड़वा भाई होते हैं, एक ही घर में बड़े हुए होते हैं, एक को लौकी पसंद होती है, एक को लौकी पसंद नहीं होती, हालांकि अम्मा जो है वो एक ही वक्त में लौकी बनाती हैं। तो इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिफरेंटली व्हेन दे यूज द सेम सिस्टम, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, ठीक है सर, इसका मतलब ये होगा कि एप्लीकेशन जो है वो हम लोग को पहले ऑडियंस चूज करके उस ऑडियंस के हिसाब से हमें एप्लीकेशन जो वो मेक करनी पड़ती है, उसका यूआई मेक करना पड़ता है। ऑडियंस चूज करके नहीं, वी हैव टू ऑडियंस को स्टडी करके। आप कभी कोई सिस्टम बनाते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए, ऑडियंस कौन है, इस्तेमाल कौन करेगा, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके बाद सारी टेक्निकल डिटेल्स आती हैं। सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए भाई इस्तेमाल कौन करेगा। ठीक है, अगर एक एप्लीकेशन आपको बता दी जाए कि जी उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपके यार आपके जहन में एक पूरा खाका बनने लगता है ना कि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, और आखिर में आपको बताया जाए कि यार ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल करेंगे, तो आपके सारे ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि पहले सवाल आप ये कर लें कि जी ऑडियंस कौन है, ताकि आपके जहन में जो ख्वाब बनना शुरू हो वो सही डायरेक्शन में हो और वो बिल्कुल सही बन सकें। तो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो ऑडियंस है, किसी भी डिजाइन का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी इंटरफेस का, किसी भी जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, क्या कर रहे थे हम बात? हाँ, तो बहरहाल इंडिविजुअल यूजर लेवल एप्लीकेशंस, रूटीन प्रोसेसेस में आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप ईमेल भी करते हैं। एक ईमेल करना भी तो एक प्रोसेस है जो कि एक रूटीन प्रोसेस है। आप उसके लिए भी यूजर टू यूजर डिफरेंट होती हैं चीजें। ठीक है, कुछ लोग जो है वो जीमेल को अच्छा समझते हैं, कुछ लोग जो है वो हॉटमेल या लाइव मेल या आउटलुक एक्सप्रेस उसको अच्छा समझते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और यूजर लेवल डिफरेंट भी हो सकता है। अब एक डॉक्टर जो है वो एक एक्सपर्ट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, किस लिए जी? डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा ही होता है ना, डॉक्टर्स जो एक्सपेरिमेंट उनके पास जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, जो डेटा बेस्ड होती हैं, उसकी मदद से ही ट्रीटमेंट डायग्नोस कर रहे होते हैं ना। डॉक्टर कहता है जी मुझे इसकी ब्लड रिपोर्ट दो, ब्लड रिपोर्ट कौन निकाल के देता है? मशीन निकाल के देती है ना, अ मशीन दैट हैज एन इंटरफेस, और वो मशीन अपनी एक डायग्नोसिस देती है, वो नंबर्स बताती है और वो कहती है कि जी ये जो है ये मसला है, और डॉक्टर उसकी बेसिस पे फिर मेडिसिन बताता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन में एनसाइक्लोपीडियाज हैं, सिमुलेशंस हैं, आप लेजर में म्यूजिक और मूवीज देखने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। आपकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस हैं, कौन किस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, कौन किस तरह का हार्डवेयर इस्तेमाल करता है, कौन किस तरह का की स्क्रीन पे कोई चीज देखना ज्यादा पसंद करता है। तो ऑल दीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ यूजर दैट यू आर। आगे चलते हैं, कम्युनिटीज हैं जो इस्तेमाल कर रही हैं। ऑब्वियसली over the years the look and feel of computers have changed, of how we have been using the computers, have been the context in which we've been using the computers have changed. context की बात जरूरी क्यों है समझना, या context को समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि पहले आप इस्तेमाल करते थे जब कंप्यूटर ना, तो आप एक डेस्क पे बैठ के, एक चेयर होती थी, आराम से आप कीबोर्ड सामने रखा होता था, फिर आप इस्तेमाल करते थे। फिर क्या हुआ? फिर आ गया लैपटॉप। तो आपने कहा कि यार टेबल चेयर की जरूरत क्या है, आई विल सिट ऑन माई बेड एंड आई विल यूज दिस लैपटॉप। ठीक है, जैसे कि अभी एहसान बैठा हुआ है ना। बाकी लोग तो टेबलों पे बैठे हैं ना अपने, या शेख शिराज साहब बैठे हैं, पता नहीं, शायद ऐसा लग रहा है कि बेड पे बैठे हैं, लेकिन बहरहाल तो लैपटॉप आ गया और आपने ऑब्वियसली उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया ना। कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं एनवायरनमेंट इन विच यू आर ऑपरेटिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हुआ जी? टैबलेट्स आ गए, फोन आ गए। अब आप ऐसी ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं फोन भी जिनके बारे में आपने पहले कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आप यहाँ पे बैठ के एक सुपर कंप्यूटर जैसी डिवाइस ऑपरेट कर रहे होंगे।
ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हैव चेंज, द लुक एंड फील हैव चेंज, एंड अगेन बिल्कुल उसी के साथ साथ we need to understand that the interface, the interaction has also changed. ठीक है, अब आप स्विमिंग पूल में भी होते हैं तो अपना फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं. Why do you think we need waterproof phones? अब आप बाथरूम में होते हैं, आपके पास अपना फोन होता है, नहा रहे जी, नहाते नहाते फोन आ गया, बड़ा जरूरी फोन है, उठाना जरूरी है भाई, हाथ गीले हैं लेकिन आपने फोन उठा लिया. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हैव चेंज. एक इलेक्ट्रिशियन, एक लेट्स से एक जो बिजली के खंबे ठीक करता है, वो खंबे पे चढ़ा हुआ है और उसने वहां पे रिपोर्ट करनी है और उसने वहां पे बताना है कि जी कितना करंट आ रहा है या नहीं आ रहा. उसके पास एक डिवाइस है हैंडहेल्ड, उसमें भी एक इंटरफेस है. तो द कॉन्टेक्स्ट हैव चेंज्ड. ठीक है, where you would use these kind of devices. The new look and feel of computers has completely revolutionized the user experience design, the user interaction and all that. और smaller devices हमारे पास और बहुत ज्यादा आती जा रही हैं. ये तो कुछ भी smaller devices नहीं है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, लेकिन जो smaller devices अब आप जिनमें interfaces यूज कर रहे हैं वो कौन सी हैं, कुछ कोई बताएगा? स्मार्ट वॉचेस आप यूज कर रहे हैं, फिटनेस ट्रैकर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन स्मार्ट रिंग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं. स्मार्ट रिंग्स अगर किसी को पता हो तो वो जो रिंग होता है ना एक उंगली में पहनने का, वो स्मार्ट रिंग है और उस पे भी इंटरफेस अवेलेबल है. स्मार्ट क्लोथिंग इस्तेमाल की जा रही है. तो अगेन देयर द इमेजिन, इट इज अप टू योर इमेजिनेशन कि आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, whereas the usability requirements have changed over the years. यूजिबिलिटी जो है वो सिर्फ एक अच्छे इंटरफेस से बढ़ के और बहुत ज्यादा कुछ हो चुकी है. And obviously synonyms for user friendly, we want applications to be user friendly, but obviously user friendly का जो Microsoft Word में synonym है वो ये कहता है कि जी easy to use, accessible, comprehensible, intelligible, idiot proof, available and ready. तो ये सारी चीजें यूजर फ्रेंडली होती हैं. easy to use, accessible, comprehensible. क्या मतलब होता है comprehensible का? कॉम्प्रिहेंसिव वो आई मीन एक चीज में बहुत सारी उसमें इन्वॉल्व हो रही है इन डिटेल. नहीं, वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है. एक चीज कॉम्प्रिहेंसिव होता है. ये कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ये होता है समथिंग दैट कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड, यानी जो चीज समझ में आ जाए आसानी से. समझ में आ जाए. कुछ लोग होते हैं ना आपके समझ में नहीं आते. जी आई थिंक इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव को जामे कहेंगे कि नहीं कॉम्प्रिहेंसिव होता है वो. हम कॉम्प्रिहेंसिबल की बात कर रहे हैं. बहुत देर की बात खुर्रम ने कहा अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल ठीक है कि आपकी समझ में आ जाए. अंडरस्टैंडेबल समथिंग दैट कैन बी अंडर. वैसे अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंड का मतलब ये होता है ना कि आप समझ सकते हैं, आई कैन कॉम्प्रिहेंड दिस. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल. तो यूजर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि समझा भी जा सके किसी चीज. इंटेलिजिबल, ठीक है. इडियट प्रूफ, अवेलेबल एंड रेडी, यानी अवेलेबल का मतलब ये है कि whenever you would need it, it would be available for you. Just a second.
जी सॉरी, असल में वो गेट पे कोई आ गया था, तो ये वाले काम भी तो सारे करने हैं ना, तो बहरहाल घर में होने का ये भी तो एक ड्रॉबैक होता है। बहरहाल, तो वी टॉक्ड अबाउट कि जी यूजर फ्रेंडलीनेस क्या होती है, बट ऑब्वियसली एक फ्रेंड जो होता है आल्सो सीक्स टू हेल्प एंड बी वैल्यूएबल। अ फ्रेंड इज नॉट ओनली अंडरस्टैंडेबल बट आल्सो अंडरस्टैंड, यानी अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होता सिर्फ वो, यानी आप ही उसको नहीं समझ सकते, वो भी समझता है आपको। इट्स अ टू वे, दैट इज व्हाई आई वाज कॉलिंग इट इंटरैक्शन। ऐसा नहीं है कि बस आप ही अपने दोस्त की बात सुनते रहें, भाई दोस्त भी तो आपके सुनेगा ना कभी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यू वुड बी एबल टू रीडिजाइन, सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल वर्ल्ड, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, दैट इज व्हाट इट मींस। ठीक है, the measures are obviously are still subjective क्योंकि users are subjective, users are different, users behave differently, user accept differently, user react differently in different situations, but obviously a systematic process is necessary to develop usable systems for specific users in a specific context. ठीक है, specific users in a specific context. So the number one thing, you need to know the user, you need to know the context, and you need to know how they were going to use the system. ठीक है, यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? यूएस ह्यूमन इंजीनियरिंग डिजाइन क्राइटेरिया मिलिट्री सिस्टम्स जो कि 1999 में इन्होंने बनाया, क्या कहता है? अच्छा, अब ये क्या है, यूजर कौन है? मिलिट्री। मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री है यूजर, और मिलिट्री ऑब्वियसली जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेगी सिस्टम्स को, वो कॉन्टेक्स्ट हम सबको पता है, ठीक है, कि वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। जी, तो जिस तरह से यूजर इस्तेमाल करेगा और जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेगा वो हमें समझ आने लग जाएगा कि जी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस बाय ऑपरेटर, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस पर्सनल, मिनिमाइज स्किल एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग टाइम। यानी एक रिक्वायरमेंट ये है कि जी स्किल कम से कम इस्तेमाल हो सिस्टम को यूज करने में, और ट्रेनिंग टाइम ना हो। क्यों ना हो ट्रेनिंग टाइम? क्योंकि अगर सोल्जर को इस्तेमाल करना है तो ट्रेनिंग टाइम कम से कम होना चाहिए ना, ठीक है, ताकि उसको टाइम उसका जाया ना हो, यानी इतना सिंपल हो, इतना इजी टू यूज हो कि उसका ट्रेनिंग टाइम हो ही ना, उसका जो लर्निंग कर्व है वो हो ही ना। चीजें होती है ना, आप बस आप नई आती हैं आपके सामने, आपको इस्तेमाल करना आती हैं, आपको ऐसा लगता है, तो दैट इज द काइंड ऑफ क्राइटेरिया। एंड ऑब्वियसली इट फॉस्टर डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन विद इन एंड अमंग सिस्टम्स। जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो उनके साथ होमोजीनिटी हो, इस सिस्टम की होमोजीनिटी की, जिसको अभी तुमने क्या कहा था इनाम? कंसिस्टेंट हो। जी सर, ये कंसिस्टेंसी, डिजाइन कंसिस्टेंसी हो, यानी कि foster design standardization within and among systems, यानी बाकी systems के साथ भी मैच करता हो डिजाइन। ऐसा नहीं हो कि कमरे के घर के एक कमरे में एक तरह के स्विचेस लगे हों और दूसरे कमरे में दूसरे तरह के स्विचेस लगे हों, ये तो मुश्किल हो जाएगी ना। डिजाइन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, हर जगह एक ही जैसी चीजें होनी चाहिए ताकि आपको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है? शुड इंप्रूव यूजर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कम्युनिटी also be objectives, should improve the users quality of। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि हम किसी सॉफ्टवेयर से यूजर की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सर यहाँ पे एक बात मैंने पूछनी है, एक पॉइंट आया है जहन में। जी जी। ये जो आपने कहा ना कि सोल्जर ने यूज करना होगा जो यूएस ह्यूमन इंजीनियरिंग डिजाइन उन्होंने किया मिलिट्री के लिए, और उसके लिए कम से कम उसको ट्रेन करने का टाइम होना चाहिए, ट्रेनिंग टाइम उसका कम होना चाहिए। जी। क्या ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डीप न्यूरल नेटवर्क से भी मर्ज होते हैं, उनका कोई कनेक्शन बनता है इनसे? क्योंकि उसमें तो सिस्टम इतना ट्रेंड होता है कि वो खुद से रिजल्ट्स दे रहा होता है, तो क्या ये? हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, हम लोग अभी तो हम खैर हमने उन एरियाज को एक्सप्लोर नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली। मैंने ये चाहा था कि आप लोग अपने जो रिसर्च पेपर्स करें उनमें ये चीजें एक्सप्लोर कर लें, लेकिन हम आजकल, अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग आजकल जिस तरह के इंटरफेसेस की तरफ जा रहे हैं ना, जिसको हम एडॉप्टिव यूआई कहते हैं,
ठीक है, जिसको हम वर्चुअल रियलिटी बेस्ड यूआई सिस्टम्स कहते हैं, एडॉप्टिव यूआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यूआई सिस्टम्स कहते हैं, वो सारे इसी तरफ ही जा रहे हैं। यानी यूजर को देख के एक सिस्टम, एक इंटरफेस अपनी शक्ल बदल लेता है, समझ रही है? एक इंटरफेस एडॉप्टिव हो जाता है, यूजर को देख के एडॉप्टिव हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो लर्न करता है ना कि यूजर क्या चीज ज्यादा इस्तेमाल करता है, और जब वो चीज ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वो सामने रखता रहता है, उसके जो डेली रूटीन टास्क होते हैं वो फौरन उसको अवेलेबल कर देता है, सो दैट द रिकॉग्निशन ऑफ द सिस्टम इम्प्रूव्स। और हमने ये बात पढ़ी हुई है, रिकॉग्निशन वर्सेस रिकॉल, याद आया कुछ? जी सर, रिकॉल जो है वो मेमोरी से रिलेट करता है। हाँ, रिकॉल में टाइम ज्यादा लगता है ना, टाइम ज्यादा लगता है। रिकॉग्निशन में ये है कि अगर वो सिस्टम इतना एडॉप्टिव खुद ब खुद हो जाएगा। वो एडॉप्टिव का मतलब क्या है, कोई पीछे कुछ होगा ना, न्यूरल नेटवर्क सिस्टम होगा, कोई एक्सपर्ट सिस्टम होगा, कुछ होगा। जितना बेहतर वो सिस्टम होगा, वो एल्गोरिथम होगा, उतनी बेहतर विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम हो जाएगी। ठीक है, जितनी बेहतर विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम होगी उतनी ज्यादा अच्छी उसकी यूजेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है सर, समझ रहे हैं? यही पॉइंट समझना चाह रही थी। ये पॉइंट तो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल आप ये देखिए, गूगल ने जो आप गूगल हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल जो अब आप जब सर्च क्वेरी लिखना शुरू करते हैं तो क्या करता है, क्या कहते हैं इसको हम? प्रेडिक्टिव टेक्स्ट। पहले से नहीं, पहले से ही दे देता है, इसका एक नाम है ना, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट है ना। ये प्रेडिक्टिव टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, क्यों वो कंप्लीट कर सकता है, क्यों वो आपके मतलब के रिकमेंडेशंस दे देता है? क्या वो आपका जहन पढ़ रहा है? क्या आप क्या लिखने जा रहे हैं? मतलब उसकी मैं जी क्या? उसके बेटा उसके पीछे भी तो कोई एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं ना, और ये एल्गोरिथम्स क्या कर रहे हैं? ये एल्गोरिथम्स आपके सिस्टम की जो इंटरैक्शन है उसको बेहतर कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है हमें, ठीक है? कोरिलेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देता है। हाँ, वो ये तो सारी ठीक है, कोरिलेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देता है, लेकिन उस कोरिलेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने से होता क्या है? आपका काम इजी हो जाता है। By usability of the system increases, usability of the system increases, आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज जो आपका सवाल था ना कि इसके पीछे कोई सिस्टम्स होते हैं, क्या होते हैं, वो जिनका था वो तो चली गई खैर, लेकिन आ गई। तो अगेन दिस इज द आंसर। बाय क्लियर है ये बात? सर जैसे वो एंड्रॉइड फोन पे टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड पे, तो पहले से प्रेडिक्शन दे देते हैं आपके यूजेज के ऊपर हो। जी बिल्कुल, तो बहुत आसानी हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत आसानी हो जाती है ना आपको कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। सर दूसरा हमने लास्ट टाइम एक रिसर्च पेपर भी पढ़ा था, उसमें यूजर जो एप्लीकेशन यूज करता है तो उसकी आई मूवमेंट और सारी चीजें वो चेक कर रहा होता था, उसे पता चल जाता है कि जी वो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको। बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रूव करने में उसको एबिलिटी मिलती है। बहुत अच्छा, यानी तुम लोग पढ़ते हो, मैं याद है तुम्हें चीजें। जी सर, वेरी गुड। खुर्रम कहाँ गया? हाय हाय, ऑफलाइन का सेशन स्टार्ट होने वाला होगा सर खुर्रम का। कौन सा सेशन स्टार्ट होने वाला होगा भाई? अच्छा जी, तो बहरहाल तो गोल्स क्या है ऑब्वियसली फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस? सबसे पहले हमने पहले ही ये बात की कि जी यू नीड टू असर्टेन द यूजर्स नीड्स। user, the most important element is this in this entire activity. You need to ascertain the user's need, determine what task and subtask must be carried out. user करना क्या है, user को पहले ये पता हो, और पहले आप वो टास्क देखेंगे जो कि यूजर ने ज्यादा करने हैं। ठीक है, जो कॉमन टास्क है आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं ताकि बात आगे बढ़ना तो शुरू हो, फिर जो ओकेजनल टास्क होते हैं वो भी आप अंडर कंसिडरेशन ले आते हैं। ठीक है, इंश्योर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को आपने इंश्योर करना है। ठीक है, वो एक्शन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन मस्ट फंक्शन एज स्पेसिफाइड, यानी
आपने लिखा हुआ है कि कोई चीज कॉपी करेगी तो वो कॉपी ही करे भाई, ठीक है। अच्छा, आज जैसे एक अजीब इत्तेफाक मेरे साथ हुआ, और ये एग्जांपल सामने आ गई तो इसलिए बता रहा हूँ। मैं आज यूबीएल पे एटीएम पे गया, एक बटन प्रेस करना था जिसमें आप अपनी मर्जी से कैश एंटर करते हैं अमाउंट। एक होता है फास्ट कैश, अगर आप लोगों ने ईमेल कह रहा हूँ एटीएम इस्तेमाल किया है, एक होता है फास्ट कैश, एक होता है कैश विड्रॉल। तो फास्ट कैश में ऑप्शन होता है मेरे ख्याल है 15-20,000 तक का, मुझे शायद इससे ज्यादा पैसे एक साथ निकालने थे, तो मैंने कैश विड्रॉल पे किया। अब मैं जैसे ही कैश विड्रॉल का बटन क्लिक कर रहा हूँ वो मुझे बैलेंस बताने लगता है, ठीक है। यानी वो बटन जो था ना वो स्वाइप हुआ था, एक उसका बैलेंस का भी बटन था होता है, और एक उसका वो बटन स्वाइप हुआ था। तो फिर 2-3 दफा करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ यार ये कुछ मसला हो रहा है। तो यानी एक्शन मस्ट फंक्शन एज स्पेसिफाइड। अगर आपने फंक्शन के बारे में बताया हुआ है कि जी ये ऐसे काम करेगा तो वो वैसे करना चाहिए काम, ठीक है। तो डेटाबेस डेटा डिस्प्लेज मस्ट इंश्योर रिलायबिलिटी के बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट मेनी ऑफ देम, ठीक है। यूजर सेंस ऑफ मिसट्रस्ट जो है वो ऑब्वियसली अपीज ना करे, वो अपीज करे। सिस्टम शुड बी अवेलेबल एज ऑफन एज पॉसिबल। अवेलेबल एज ऑफन एज पॉसिबल का मतलब ये है कि जी दिस सिस्टम शुड बी अवेलेबल एट द टाइम यूजर नीड्स इट, ठीक है। आप सिस्टम उठाएं वो डाउन ना हो, बस दैट इज इट। इसका क्या मतलब है, सिस्टम शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम unless and until you have an algorithm that you can predict the user's usage। और आपको पता होगा जी इस वक्त तो कंफर्म है यूजर इस्तेमाल ही नहीं करते, आपके पास कोई डेटा हो कि पता हो कि जी यूजर इस वक्त तो इस्तेमाल ही नहीं करता कोई सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में एरर्स ना हो, यूजर प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी रहे, एक्सेट्रा, रिलायबिलिटी रहे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के गोल्स की बात कर रहे हैं हम। स्टैंडर्डाइजेशन हो जिसकी हम बात कर रहे थे, ग्लोबल कंसिस्टेंसी, लोकल कंसिस्टेंसी, इंटीग्रेशन हो विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कंसिस्टेंसी एंड पोर्टेबिलिटी हो, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विद इन बजट। ये हैं बेसिकली की सक्सेस फैक्टर्स या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, इनको हम कहते हैं CSF। 2 CSFs जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमारे सामने आए ना कि जी अगर हम शॉर्टलिस्ट करें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेस, वो कौन से होंगे, तो वो 2 जो हमारे सामने आए वो थे ऑन टाइम एंड विद इन बजट। तो ये 2 चीजें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनका ख्याल रखना है हमें। यूजेबिलिटी मेजर्स क्या क्या होने होते हैं, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स हैं, वो उनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला टाइम टू लर्न, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ टिपिकल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू लर्न द रेलेवेंट टास्क। द लर्निंग कर्व एज आई सेड शुड बी केप्ट टू मिनिमम, यानी कम से कम लर्निंग कर्व हो, हुमैद जो है वो फौरन सीख सके सिस्टम को इस्तेमाल करना, तो क्लाइंट को परेशानी ना हो सिस्टम इस्तेमाल करने में। जब वो सिस्टम सामने आए तो ऐसा लगे कि ये तो वो सदियों से इस्तेमाल करता आया है और सदियों से यही तो सिस्टम था जिसका इंतजार कर रहा था, ठीक है। इतनी अपनाइयत हो सिस्टम में कि आपको कुछ नया करना ही ना पड़े, ठीक है। स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू परफॉर्म द रेलेवेंट बेंचमार्क, यानी एक ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप चुटकी बजाएंगे और सारे काम हो जाएंगे, लेकिन एक जो स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टास्क है दैट शुड बी मिनिमम एज इन के जो यूजर की एक्सपेक्टेशंस है उसको एक्सीड करे, मीट भी करे और एक्सीड भी करे। एरर्स, द बेस्ट एरर इज नन एट ऑल। द रेट ऑफ एरर्स जो है वो कितने आते हैं ये आपको एक पहले काउंट करना जरूरी है, इसका आपको बेंचमार्क रखना है, ठीक है। रिटेंशन ओवर टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, वही रिकग्निशन रिकॉल की बात है कि कितनी यूजर को किसी काम करने में उसको मुश्किल हो रही है, उसकी रिटेंशन ऑफ अगेन द टास्क वो कितनी है, कैसी है, और उसकी सेटिस्फैक्शन होनी होती है, सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, जो कि यूजर को इंटरव्यूज के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू और जो सेटिस्फैक्शन स्किल्स हैं उनके थ्रू वो एक्सप्रेस करता है। ट्रेड ऑफ्स होते हैं ऑब्वियसली यूजेबिलिटी के, जब आप मेजर्स की बात कर रहे होते हैं। ट्रेड ऑफ्स इन डिजाइन ऑप्शन फ्रीक्वेंटली अकर, कभी आपको ऐसा होता है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे कुछ डिजाइन फीचर्स आपको सामने रखने पड़ते हैं और कुछ पीछे लेके जाने पड़ते हैं। हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं जिसमें 7+-2 की बात थी, तो सब कुछ तो आप सामने नहीं रख सकते। देयर आर ऑब्वियसली डिजाइन ट्रेड ऑफ्स, और डिजाइन ट्रेड ऑफ्स का मतलब ये है कि सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट द यूजर कैन चूज देयर ओन ट्रेड ऑफ्स, यानी यूजर ये खुद ही चूज कर ले कि यार मुझे क्या चीज सामने चाहिए, क्या चीज मैं पीछे रख सकता हूँ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप सिस्टम में देंगे तो यूजर कहेगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डिजाइन ऑल्टरनेटिव्स कैन बी इवैल्यूएटेड बाय डिजाइनर्स एंड बाय मॉकअप्स ऑफ हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स का डिजाइन बनाते ही इसलिए हैं, प्रोटोटाइप्स बनाते ही इसलिए हैं ताकि जो
डिजाइन ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जा सके। ठीक है, यूजेबिलिटी, मोटिवेशंस, ऑब्वियसली लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स में जिसमें हम बहुत दफा बात करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, पावर यूटिलिटीज की, ये ऐसे लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जहाज का इंटरफेस है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। ठीक है, तो यू नीड टू कम अप विद यूजर इंटरफेसेस दैट आर हाईली रिलायबल, ठीक है, दैट आर हाईली यूजर सेंटर्ड, यूजर सेंट्रिक एंड दे कैन बी ट्रस्टेड ऑन अपॉन। ठीक है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज, तो बहरहाल ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था यूजेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि समझ में नहीं आई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल गुड? नो सर, एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू द कोर्स, एक क्वेश्चन है। हाँ वैसे ही पूछ लो। अच्छा, वो आजकल एक उसका घूम रहा है क्या क्या आवाज तुम्हारी खराब हो गई बीच में। मैं कह रहा हूँ बरसर का एक नोटिफिकेशन घूम रहा है अबाउट फीस। हाँ तो फीस जमा करानी है ना। तो मतलब हमारा तो शायद बीएसआर से नोटिस आएगा ना, या हमारा भी बरसर का ही है? मेरा ख्याल है कि वही है, सभी की फीस है, सेमेस्टर फीस है ना वो तो बेसिकली। मैं पता कर लूंगा और पता कर लूंगा। 5 जुलाई तक तो बंद है यूनिवर्सिटी, अब जब खुलती है तो फिर मैं पता करके बताऊंगा। 5 जुलाई मतलब मंडे, अब मंडे को पता नहीं खुले या नहीं खुले, अल्लाह बेहतर करे। लेकिन ये कि बंद का मतलब है वैसे भी बंद ही है यूनिवर्सिटी, लेकिन सॉफ्टली ओपन थी यूनिवर्सिटी। सॉफ्टली एज इन कि हम डिपार्टमेंट जा पा रहे थे, कुछ लोग आ जाते थे। लेकिन 5 जुलाई तक क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस यूनिवर्सिटी में बढ़ गए थे, एक टीचर की भी हमारी डेथ हुई। हमारे सईद साहब को बहुत खतरनाक कोविड हुआ था, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो। बहुत खतरनाक उनको कोविड हुआ था, उनके लंग्स इन्फेक्ट हुए, एनीथिंग, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे। अब बेहतर हैं, मतलब पहले से बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो चलने फिरने, वो कहते हैं मैं 2 कदम 4 कदम चलता हूँ तो ऐसा थक जाता हूँ, ऐसा हाँफ जाता हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसी सिचुएशन थी कि उनसे सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बहरहाल उस सिचुएशन से बाहर है वो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो और एक स्टाफ मेंबर की भी डेथ हुई साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। उसके अलावा कई टीचर्स को जो है वो कोविड पॉजिटिव आया उनका। तो यूनिवर्सिटी जो है वो फिर बंद कर दी गई बाय फोर्स के जी 5 जुलाई तक कोई 10 दिन के लिए बंद करें यूनिवर्सिटी। काफी इंटरेक्शन क्योंकि हो रहा था। तो अब देखें 5 जुलाई को मंडे है, क्या होता है आगे डिसीजन, लेट्स सी। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक है तो कोई कंसेशन फीस पे नहीं होगा, वही फीस रहेगी जो ऑर्डिनरी चल रही है। देखो ये सेमेस्टर तो शुरू हो चुका था ना, अब तुम लोगों के बारे में नहीं पता मुझे, लेकिन ये कि हम तो अगर 1 जनवरी से हमने शुरू कर दिया था सेमेस्टर, तो मार्च में कहीं पे लॉकडाउन हुआ है ना, तो आधे से ज्यादा सेमेस्टर तो हो चुका था। तो ये फीस आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो जमा करा चुके थे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है तो अगले सेमेस्टर में हम स्टूडेंट्स को यकीनन कंसेशन करेंगे फीस, बिल्कुल करेंगे। अगर जिनकी फीसेस जमा नहीं हुई, इनकी फीसेस जमा नहीं हुई तो उनकी लेट फीस उनकी हमने लेट फीस माफ कर दी। क्या टूट गया सर? ये बैकग्राउंड आप क्या कह रहे हो? जो है वो पीछे बुक्स रखी हुई है, ओरिजिनल है या वो मैंने पूछा था तो प्लान कह रहा था वो ये इमेजेस से भी हो जाता है? ये वर्चुअल बैकग्राउंड है, असली में भी मेरे पीछे बुक्स ही हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये हटा देता हूँ, लेकिन ये कि वो अब वो वाली बुक्स देख के क्या करोगे, लेकिन और उसमें जरा सी लाइट क्योंकि ठीक नहीं होती तो इसलिए मैं ये लगा। वाह सर वाह, मिलता जुलता है ये तो सर, ये मिलता जुलता है। हाँ ये तो लेकिन लाइट उसमें अच्छी आती है वो जी। मैंने इतनी सारी बुक्स देख के मैंने बोला आप रिक्वेस्ट करेंगे कोई बुक्स पढ़ने को मिल जाए।
अच्छा सर आपने लेक्चर के शुरू में बात की थी कि ये आपका जो कोर्स है वो मॉर्निंग में नहीं ऑफर हुआ। मैं हाँ मॉर्निंग से स्टूडेंट हूँ हाँ, और जब भी मैं मैंने कहूँ मैं डॉक्टर आपको सादिक पहचान से नहीं पा बात की। रहा। जी सर, वो डॉक्टर सादिक से मैंने बात की थी। मुझे जब ये हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ था तो मैंने आपका कोर्स लेना था, ठीक तो है। वो कहने लगे कि आप फिर इवनिंग में आ जाएं। तो मैं उस वक्त तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, अब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि अब आप इजीली कर सकती हो, तो अच्छा मैं इसलिए पूछ फिर लूंगा, मैंने आपकी मैं क्लास में पूछ लूंगा ज्वाइनिंग। कि क्या होगा इसमें, मतलब क्या हो सकता है। मुझे इस वक्त बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, अगर तो मॉर्निंग में भी क्योंकि वो ऑफर कह रहे होगा। थे कि जी जी। आपके लिए या तो ये किया जा सकता है कि उन डॉक्टर आसिम की क्लास 4 बजे से 6 बजे तक की रखवाई जा सकती है, उस वक्त उन्होंने कहा था। या फिर ये कि आप कोई और किसी और डिपार्टमेंट में कोई और कोर्स लेना चाहें, तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। और उस टाइम पे भी मैं कोई भी अवेल नहीं मैं कर उनसे सकी भी थी। बात कर लूंगा और मैं डॉक्टर नदीम महमूद जो कि आप चेयरमैन है उनसे भी बात कर लूंगा। ठीक है, और ताकि जो है वो एक बेहतर फैसला हो सके। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। एक लास्ट वो इनिशियली थैंक बोला यू था, सो मच। अभी डिस्कशन हो गई है तो सवाल पूछना हाँ हाँ बोलो। चाहूंगा कि एमफिल जो इवनिंग में एनरोल्ड हुए थे उनके लिए अलाउ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी थी कि इन फ्यूचर हो जाएगा। तो एमफिल की पॉसिबिलिटी है कि हमारी डिग्री दोज स्टूडेंट आर विलिंग टू टेक यार फिलहाल तो कोई पॉलिसी एडमिशन अभी इन एमफिल, एज तो सच उसके लिए हो डिस्कस जाएगा। हो नहीं रही है, क्योंकि फरवरी से तो मार्च से तो बंद ही है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अभी तो ऐसा कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। मोस्ट मॉर्निंग प्रॉब्ली। में भी तो एपिडेमिक होता है ना, उसके लिए कि नॉन वर्किंग है हम। अरे सुन तो लो ना मेरी बात पहले। मोस्ट प्रॉब्ली उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप लोग, क्योंकि थीसिस जरूरी होता है पीएचडी के लिए। ठीक है, थीसिस एमफिल में हुआ जरूरी होता है, एमएस में थीसिस जरूरी होता है। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपना एमएस पूरा कीजिए, उसके बाद मॉर्निंग में आप सिर्फ, क्योंकि आपने कोर्सेज तो कर लिए सारे, आप मॉर्निंग में आपका एडमिशन हुआ, आपने सिर्फ थीसिस करना है, आप थीसिस कीजिए, देन यू विल बिकम एलिजिबल फॉर पीएचडी। ठीक है। और अगर सर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करना चाहें और हम ये दो कोर्सेज ना उठाएं रिसर्च के, तो पीएचडी के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं, एलिजिबल है जब असल में होगा? अब वो ना किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। अब एचईसी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जी एमफिल लेवल पे ना जब तक थीसिस नहीं होगा 6 क्रेडिट आवर्स का, उस वक्त तक पीएचडी में स्टूडेंट एनरोल नहीं हो सकता। किसी ठीक भी है, यूनिवर्सिटी में? किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर कोई यूनिवर्सिटी दे देती है एडमिशन तो वो उनका मसला है, वो फिर एचईसी से आपकी डिग्री अप्रूव कराते रहेंगे। लेकिन सबसे सेफेस्ट बात जो है ना किसी भी स्टूडेंट के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान, वो ये है कि वो एमएस, अगर उसको आगे पीएचडी करना है तो वो एमएस या एमफिल लेवल पे थीसिस करे। अच्छा सर, हमारी जो एमफिल अगर हमें थीसिस की तरफ जाना है तो हमें एमएस के 10 कोर्सेज क्रॉस करके जाना पड़ेगा या 8 कोर्सेज के बाद हम 2 थीसिस के कर सकते हैं? नहीं, तुम्हें एमएस तो अपना पूरा करना पड़ेगा ना। अच्छा, पहले हमें तुम एक पूरी डिग्री। कंप्लीट। अच्छा, और मैं तुम्हें सच्ची जी बात जी, बताऊं, मैं तुम्हें रेकमेंड भी यही करूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा है कि एमएस पूरा कर लो अपना। ठीक है ठीक है, सर। लंबा मत टांगो। एक जो होता है ना लंबी, आपने अपने लिए बहुत लंबी चीज चूज कर ली, तुम एमएस पूरा कर लो। उसके बाद जरा सा देखो, थोड़ा सा रिसर्च एरियाज अपने लिए ढूंढो कि किन रिसर्च एरियाज पे तुम काम करना चाहते हो। और ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लग जाता है एडमिशन के हवाले से भी ना, जब आप जाएंगे दोबारा, तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लो अपने लिए। इसमें कोई रिसर्च पेपर्स लिख सकते हो तुम, ताकि तुम्हारे लिए आगे की जो मंजिलें वो आसान हो जाए। मेरा मशवरा ये है, ऑब्वियसली इट इज योर चॉइस कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आप एमएस पूरा कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं ना, तो आपके पास कम से कम आपकी पॉकेट में एक डिग्री होती है एमएस लेवल की, एमफिल लेवल की, जो कि वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड होती है। तो आपको भी ऑब्वियसली जो काम आप कर रहे होते हैं उसमें फायदा होता है। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचिंग करना चाहते हैं, तो टीचिंग वो करना स्टार्ट कर सकते हैं एमएस या एमफिल की बेसिस पे किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो ये काम कर सकते हैं एमफिल लेवल बेसिस पे या एमएस लेवल बेसिस पे। जबकि अगर वो एमफिल की डिग्री नहीं लेते तो उस वक्त तक उनके पास कोई डिग्री कौन सी होती है, बैचलर्स की डिग्री होती है या मास्टर एमसीएस या इस तरह की कोई डिग्री होगी, तो उसकी बेसिस पे वो टीचिंग नहीं शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर एमफिल या एमएस होता है तो टीचिंग शुरू कर देते हैं, विच इज ओनली बेनिफिशियल फॉर देम। ठीक है, मेरा उसमें क्या फायदा है, लेकिन आपके लिए अगर आप करते हैं तो उसमें आपका बड़ा फायदा होता है।
कि आप जो है पढ़ भी रहे होते हैं, क्योंकि पीएचडी के दौरान आपको ये इजाजत होती है कि अगर आप टीचिंग या रिसर्च बेस्ड कोई आपकी जॉब है तो वो कर सकते हैं, वरना आपको छुट्टी लेनी पड़ती है फुल टाइम। ठीक है, तो ये है। सर एक आउट